सो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये। इनका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, बिजनेस समझेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है, आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड देन लास्ट में स्टॉक ओपिनियन में अपना शेयर करूँगा। सो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम रिजल्ट देखें नंबर वाइज, इनका जो AUM ग्रोथ है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें करीब करीब 29% की ग्रोथ आई है ऑन अ YOY बेसिस। मार्जिन्स अगर हम इस कंपनी के देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करते हैं हम, तो करीब करीब 5 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आया, यानी कि 0.5% का डिक्लाइन आया इनके मार्जिन्स में। मार्च क्वार्टर में इनके 8.90% के मार्जिन्स थे और वो इस क्वार्टर में कम होकर के 8.85% के इनके मार्जिन्स जून क्वार्टर में आए हैं। देन नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक कोर इनकम, एक कोर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है वो एक लेंडर का। सो नेट इंटरेस्ट इनकम इस कंपनी का 18% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। लास्टली अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका, तो नेट प्रॉफिट में इनकी 20% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखते हैं इस कंपनी का, तो AUM ग्रोथ 29% यानी कि लोन बुक 29% से बढ़ा है, जो कि अच्छा नंबर है। मार्जिन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आया है, जो कि एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज जितनी भी है जो लोन देती है, उनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ना एक्सपेक्टेड था और 5 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट पड़ा है, तो बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा है, तो वो एक्सपेक्टेड था। वो भी आई मीन वी कुड से कि वो चलेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम इनका देखें, सो नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बिकॉज ये शो करता है कि एक लेंडर जो है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंटली अपने लोन्स को और अपनी बोरोइंग्स को मैनेज कर रहा है। बिकॉज कोई भी लेंडर हो, चाहे वो बैंक हो या NBFC हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। एक जगह से पैसा उठा के आपको आगे वो पैसा लेंड करना है। बैंक्स के केस में बैंक जो है वो डिपॉजिटर से पैसा उठाते हैं मेजॉरिटी, कुछ उनकी अलग से बोरोइंग्स भी रहती है। बट NBFCs हो या बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, इनका मेजॉरिटी पैसा जो है वो बोरोइंग्स के थ्रू आता है, यानी कि मार्केट से पैसा ये रेज करते हैं अपने इन्वेस्टर्स से या अपने क्रेडिटर्स के थ्रू। सो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, उस पैसे को आगे जहाँ आप लैंड कर रहे हो वहाँ पे आप कितने मार्जिन्स में दे रहे हो, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने कैसे मैनेज कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कैसे मैनेज कर रहे हो, ब्रांच का जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे, ये सारी ऑपरेटिंग चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं किसी भी लैंडर के लिए। इनको कोई लैंडर कैसे मैनेज करता है ये डिपेंड करता है, ये शो करता है उसका नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो हमने मार्जिन्स की अभी थोड़ी देर पहले बात की। सो नेट इंटरेस्ट इनकम 18% की ग्रोथ, ऑल्दो अगर हम बात करें किसी बड़ी बैंक या बड़ी NBFC के लिए ये नंबर ठीक है। 18% 15% का ग्रोथ अगर कोई बड़ा बैंक दे रहा है तो ये नंबर ठीक है। बट एप्टस वैल्यू हाउसिंग का हम अगर लोन बुक का साइज़ देखते हैं तो सिर्फ 7000 करोड़ का इनका लोन बुक है। लोन बुक का साइज़ जो है वो सिर्फ 7000 करोड़ है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, ओवरऑल अगर हम होम लोन का मार्केट देखते हैं यानी मॉर्गेज टू GDP अगर हम इंडिया का देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर हम उसको कंपेयर करें चाइना के साथ में, US के साथ में, बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन के साथ में, तो इंडिया का मॉर्गेज टू GDP सिर्फ 10-11% के आसपास है। वीज़ अगर आप चाइना का देखोगे तो 20% है, US का 40% है, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंपनीज का 45-50% के आसपास है। तो हम बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड हैं। इस अंडर पेनिट्रेशन मार्केट में एप्टस वैल्यू हाउसिंग जो है वो एक बहुत छोटी कंपनी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप लोन बुक अपना 25-30% से ग्रो कर रहे हो, जो कि करना चाहिए, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो भी एटलीस्ट सिमिलर रेंज में हो, सो दैट एक वो ये चीज़ शो करे कि आप जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो आपका डिलीवर हो रहा है बॉटम लाइन में, यानी कि आपके प्रॉफिट में। सो वहाँ पे ये कंपनी थोड़ी सी एवरेज परफॉर्म करती हुई दिखी हुई है, बिकॉज 18% का नेट इंटरेस्ट इनकम और 20% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ, हम कह सकते हैं कि ये एवरेज या मीडियोकर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है एक ऐसी कंपनी जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है अभी। देन एप्टस जो है वो साउथ बेस्ड प्लेयर है। मेजॉरिटी जो इनके ब्रांचेस हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स में है। ये इंडिया, अगर आप इंडिया की पूरी GDP देखते हो तो हमारे GDP की ग्रोथ करीब 6% 7% के आसपास है।
जो FY24 में एक्सपेक्टेड है। बट इन सारे स्टेट्स की जीडीपी जो है वो 8%, 10%, यानी कि जो इंडिया की पूरे नेशन की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ है इन सारे स्टेट्स की जीडीपी की ग्रोथ। एंड वहाँ पे इस कंपनी की मेजॉरिटी प्रेजेंस है। ये अभी कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ वाली साइड या ईस्ट में धीरे धीरे एक्सपैंड करने की, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की, बट एज ऑफ नाउ मेजॉरिटी प्रेजेंस इनका साउथ में है। बट ब्रांचेस एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने इस क्वार्टर में एक भी नया ब्रांच ओपन नहीं किया, एक भी नया ब्रांच ऐड नहीं किया। सो ये शो करता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर रही है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के ऊपर। साउथ बेस्ड कंपनी है, आपको अगर लोन बुक को कंटिन्यूसली ग्रो करना है तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंशन करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप बहुत बड़े बैंक नहीं हो कि ब्रांड के नाम पे कस्टमर्स आपके पास आएंगे। सो वहाँ पे एक और थोड़ा सा हम कह सकते हैं साइन ऑफ कंसर्न है इस कंपनी के लिए। देन इनके 71% जो कस्टमर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स यानी कि क्योंकि ये कंपनी रूरल सेगमेंट में है, बिकॉज अफोर्डेबल लोन्स आप रूरल एरियाज़ में ही दोगे। मेट्रो सिटीज़ में तो नॉर्मल होम लोन्स जो होते हैं जिनका टिकट साइज 50 लाख से स्टार्ट होता है, वो होम लोन्स आप मेट्रो सिटीज़ या टियर 1 सिटीज़ में देते हो। रूरल एरियाज़ में आपके अफोर्डेबल होम लोन्स का ज़्यादा बड़ा मार्केट है। सो इनके 71% कस्टमर जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई प्लम्बर है या कोई लोकल इलेक्ट्रीशियन है या कोई पंचर ठीक करने वाला है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो प्रोफेशनली कहीं सैलरीड प्रोफेशनल नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स है। तो वहाँ पे रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज 71% कस्टमर्स आपके पास ऐसे हैं जिन पे कल को इकॉनमी में कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी चीज़ें अप डाउन होती है तो उस सेगमेंट पे सबसे पहले असर होता है। देन 38% कस्टमर्स इनके न्यू टू क्रेडिट है। न्यू टू क्रेडिट का मतलब है उनकी कोई पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं, यानी कि पहली बार वो लोन ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके 38% या मेजॉरिटी कस्टमर्स आपके पास ऐसे हैं जो जिनका पास्ट में कोई लोन एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन कस्टमर्स के ऊपर भी रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उनको पता नहीं है कि कल को अगर हमारी इनकम पे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमें उस टाइम पे बिहेव कैसे करना है, लोन रीपे करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम पे करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी देना लोन को वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, सिविल स्कोर होता क्या है। ये सारी चीज़ें आप न्यू टू क्रेडिट कस्टमर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो समझे, तो दैट्स वाई वहाँ पे भी रिस्क बढ़ जाता है। सो ये ओवरऑल अगर हम बिज़नेस मॉडल देखें तो ऑलरेडी रिस्की सेगमेंट है, बट ऑब्वियसली इनहेरेंटली इस सेगमेंट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें एप्टेस का तो एवरेज परफॉर्मेंस है। एक लास्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्टेस का IPO आई थिंक आज से 1.5-2 साल पहले आया था, एंड IPO के टाइम पे इनकी जो ग्रोथ रेट की गाइडेंस थी वो 35-40% की ग्रोथ गाइडेंस थी। बट आज अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर या पिछले 1 साल का अगर आप नंबर एनालाइज करोगे इनका, तो इनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होकर के 25-30% के आसपास आ गई है। एंड यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आती है कि स्टॉक जो है एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का, वो जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उससे आई थिंक करीब 15% नीचे आज के टाइम पे ट्रेड कर रहा है। आप ये देखो कि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो लगातार 25-30% पे ग्रो कर रही है, बट स्टिल उसके बावजूद उसका स्टॉक जो है वो 15-20% अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे हम कह सकते हैं पिछले दो महीने में बुरे से बुरे स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस ही कम कर दी है। जो कंपनी कह रही थी कि हम 35-40% पे ग्रो करेंगे, वो आज के टाइम पे 25-30% पे ग्रो कर रही है, एंड उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो लगातार कम होती जा रही है। सो ये एक साइन ऑफ कंसर्न होता है मार्केट के लिए। अगर इस तरीके की चीज़ें किसी भी बिज़नेस के साथ होती है तो ये चीज़ वहाँ पे फॉर श्योर हो जाती है कि स्टॉक उसका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला आने वाले टाइम में, या तो नीचे जाएगा या सेम लेवल पे ट्रेड करेगा। सो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एप्टेस की नहीं, किसी भी बिज़नेस पे ये चीज़ अप्लाई होती है, किसी भी स्टॉक पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर ग्रोथ गाइडेंस उनकी पहले से कम हो जाती है एंड परफॉर्मेंस उनकी काइंड ऑफ स्टैग्नेंट या एवरेज रहती है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनका स्टॉक बहुत अच्छा करेगा आने वाले टाइम में।
सो ये ओवरऑल एनालिसिस था एप्टेस के ऊपर। रिजल्ट एवरेज है, आउटलुक भी बहुत अच्छा नहीं है एंड वैल्यूएशन इसकी ऑलरेडी बहुत महंगी है। प्राइस टू बुक 4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा बिजनेस जिसकी ग्रोथ गाइडेंस कम है और करंट परफॉर्मेंस भी एवरेज है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट।